आगे बढ़ते हैं। तजाकिस्तान में एससीओ में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आईएसआई की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जम्मू कश्मीर में आईएसआई की साजिश का पर्दाफाश हुआ है और सेना की जानकारी हासिल करने की साजिश का यह पर्दाफाश हुआ है। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की बड़ी खबर आपको बता दें, आईएसआई की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। अफसरों और जवानों को किए जा रहे हैं फोन और बड़ी खबर यही है कि आईएसआई की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जम्मू कश्मीर में आईएसआई की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। नीतीश कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीतीश, और क्या जानकारी? देखिए फरहाद, जम्मू कश्मीर में फोर्स मूवमेंट, डिप्लॉयमेंट और दूसरी संवेदनशील जानकारियां हासिल करने के मकसद से आईएसआई के जो ऑपरेटिव्स हैं वो खुफिया एजेंसियों का सीनियर अफसर अपने को बताकर पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों और अफसरों को फोन कर रहे हैं और ये फोन भारतीय नंबरों से किए जा रहे हैं। कुछ वक्त पहले 2 मोबाइल नंबर जिन्हें हम पूरा नहीं बता सकते, 941 सीरीज के नंबर हैं और दूसरा 967 सीरीज के नंबर हैं। इन नंबरों से पैरामिलिट्री के 2 अफसरों और जवानों को फोन किया गया था और जब इस फोन कॉल की जांच की गई तो ये फर्जी निकले। इन कॉल के जरिए ट्रूप मूवमेंट और डिप्लॉयमेंट की जानकारी मांगी गई थी और आईबी का अफसर डिप्टी डायरेक्टर बनकर ये फोन किया गया था और ये सब जानकारियां मांगी गई थी। तो जाहिर तौर से इसको लेकर पूरे पैरामिलिट्री फोर्सेज में अलर्ट जारी कर दिया गया है। शुक्रिया नीतीश। तजाकिस्तान में एससीओ में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई है। भारत ने सीमा पर तनाव घटाने में चीन की तरफ से नजर आ रही वादा खिलाफी का मुद्दा उठाया, तो वहीं ये भी साफ कर दिया कि समाधान में हो रही देरी रिश्तों में खटास ही बढ़ा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को 2 टूक शब्दों में कहा कि संबंधों में बेहतरी के लिए सीमा पर शांति और सौहार्द की बहाली जरूरी है। उन्होंने चीन से आगे कहा कि एक तरफा बदलाव की कोशिश स्वीकार नहीं होगी। चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि समझाया गया कि मौजूदा हालात में एक तरफा बदलाव स्वीकार्य नहीं है। रिश्तों में विकास के लिए जरूरी है कि सीमा पर पूरी तरह शांति बहाल की जाए। दोनों नेता सैन्य कमांडर के बीच जल्द बैठक आयोजित कराने पर सहमत हुए हैं। बिहार और यूपी की ट्रेनों में टाइमर बम लगाने की साजिश का पता चलने के बाद बिहार के सभी रेलवे स्टेशनों पर चौकसी बढ़ा दी गई। इस साजिश का पर्दाफाश तब हुआ जब एनआईए को दरभंगा ब्लास्ट मामले की जांच के दौरान धमाके के लिए भेजे गए इंसेंडरी डिवाइस का पता चला। ये वो डिवाइस है जिससे आग तेजी से फैलती है और इसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां इसे अब तक बरामद नहीं कर पाई। इसलिए खतरे को देखते हुए रेलवे पुलिस ने बिहार में अलर्ट जारी कर दिया। पटना रेलवे स्टेशन से सामने आई एक तस्वीर में प्लेटफॉर्म पर कुछ जवान तैनात दिखे जो आने जाने वालों पर नजर रखे हुए थे। इतना ही नहीं, तलाशी अभियान के दौरान कुछ लोगों के बैग भी खंगाले गए ताकि किसी भी साजिश को नाकाम किया जा सके। यह पता नहीं चल पाया है कि वो डिवाइस बिहार में कहां है और वो कौन व्यक्ति है जो हैदराबाद से उस डिवाइस को लेकर यहां पर पहुंचा था। बताया गया कि आईएसआई के इशारे पर आतंकियों का मकसद ट्रेनों के उन डिब्बों को निशाना बनाना है जिनमें बिहार और यूपी के कामगार सफर करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। इस दौरान वो वाराणसी को कई सौगात देंगे, जिनमें जापान की मदद से बने रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भी शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री काशी को गोदोलिया मल्टी लेवल पार्किंग और क्रूज समेत कई योजनाओं का तोहफा भी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। इस दौरान वो वाराणसी को करीब 1583 करोड़ रुपए की योजनाओं का तोहफा देंगे। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में करीब 5 घंटे बिताएंगे और इन 5 घंटों के दौरान वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, गोदोलिया मल्टी लेवल पार्किंग, क्रूज और रोरो जैसी कई परियोजनाओं का स्वागत करेंगे। 2022 में होने वाले चुनावों के लिए प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को ही बिगुल फूकेंगे और इसके लिए मंच सजाकर तैयार किया जा चुका है। आईआईटी वाराणसी के मैदान में बनाए गए इसी विशाल मंच से प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। इस मंच पर एक विशाल स्क्रीन लगाई गई जिससे योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। जनसभा के दौरान कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखा जाएगा। 3 विशाल जापानी हैंगर के भीतर 5000 लोगों के बैठने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर व्यवस्था की गई। काशी को पीएम तोहफे तो देंगे ही, साथ ही 2022 के यूपी चुनाव का आगाज तीर्थ नगरी वाराणसी से किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस बार काशी को कई बड़े तोहफे देने वाले हैं।
प्रधानमंत्री रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। साथ ही मल्टी लेवल पार्किंग, गौदौलिया का भी लोकार्पण किया जाएगा। गंगा में पर्यटन के विकास के लिए 2 रोरो का संचालन किया जाएगा। राजघाट से 80 घाट तक 2 मंजिला नया क्रूज चलना शुरू होगा। साथ ही काशी के 84 घाटों की जानकारी देने वाला एक हाईटेक सूचना बोर्ड लगाया जा रहा है। काशी में पेयजल के लिए नीर निर्मल परियोजना शुरू की जाएगी। वाराणसी के 14 स्वास्थ्य केंद्रों में PSA ऑक्सीजन जनरेशन शुरू होगा। BHU में 100 बेड का MCH विंग लोकार्पण किया जाएगा। पंचकोसी परिक्रमा मार्ग का निर्माण और चौड़ीकरण किया जाएगा। साथ ही काशी में 2 पेयजल योजना भी शुरू की जाएंगी। इन प्रोजेक्ट्स में से एक है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। इस सेंटर में उनके साथ जापान के प्रतिनिधि भी रहेंगे। रुद्राक्ष को जापानी शैली में सजाया जा रहा है। जापानीज फूलों की सुगंध रुद्राक्ष सेंटर में फैलेगी। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर परिसर में प्रधानमंत्री रुद्राक्ष के पौधे को भी लगाएंगे। कार्यक्रम के दौरान रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इंडो जापान कला और संस्कृति की झलक भी दिखेगी। दरअसल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर 2 मंजिला है। इसकी छत शिवलिंग के आकार की बनाई गई है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रदर्शनी और संगीत समारोह होंगे। कला और संस्कृति के साझा कार्यक्रम भी होंगे। इसमें एक साथ 1200 लोगों के बैठने की जगह है। JICA यानी कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी और VCC यानी कि वाराणसी इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर के सहयोग से रुद्राक्ष सेंटर बनाया गया है। रुद्राक्ष सेंटर प्रधानमंत्री मोदी के काशी को क्योटो बनाने की योजना का हिस्सा है। इसका मकसद भारतीय लोक परंपरा, पुरातन ज्ञान और भारतीय संस्कृति को विश्व पटल पर मंच दिलाना है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में कुल 400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेंगे और साथ ही कई नई योजनाओं की नींव रखेंगे। वाराणसी के घाटों का इतिहास और उसके बारे में जानकारी देने के लिए तकनीक का सहारा लेकर आधुनिक साइनेज बोर्ड तैयार किए गए हैं। इन बोर्ड्स पर उकेरी गई इबारत से काशी के हर घाट की जानकारी मिलेगी। इस जानकारी के साथ ही इस बोर्ड पर एक QR कोड दिया जाएगा, जिसे फोन के जरिए स्कैन करने पर हर घाट का पूरा इतिहास, उससे जुड़ी पौराणिक कहानी और उसके महत्व की जानकारी फोन पर ही मिल जाएगी। कल्चर साइनेज है जहाँ विशिष्ट घाटों पे करीब 20 घाट हमारे विशिष्ट घाट हैं, बड़े घाट हैं जहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं। उन घाटों के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन वो कल्चर साइनेज के माध्यम से मिलेगी। 2 बड़े साइनेज 80 घाट पे और खिड़किया घाट पे लगाए जाएंगे। 80 घाट पे ऑलरेडी लग चुका है, खिड़किया घाट निर्माणाधीन है तो उसके बाद लगाया जाएगा। इसमें पूरी घाटों की हिस्ट्री, मुख्य उसकी बातें और गंगा के बारे में भी बात की जाएगी। PM मोदी जब भी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आते हैं तो करोड़ों की सौगात देते हैं और इन्हीं सब बातों से वाराणसी की तस्वीर अब बदल रही है। आधुनिकता के इस दौर में PM मोदी परंपरा के साथ आधुनिकता पर ज्यादा जोर देते हैं। यही कारण है कि उनके संसदीय क्षेत्र को स्मार्ट सिटी के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। काशी यूपी की दशा और दिशा तय करने वाले महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक है और खास बात यह है कि यह हिंदुओं की आस्था की नगरी भी है। प्रधानमंत्री मोदी इस प्राचीन शहर को नया रंग रूप देकर और संवार रहे हैं और साथ ही इस आस्था की नगरी से यूपी चुनाव का आगाज भी करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के कोहिस्तान में एक बस में हुए धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई। मारे गए लोगों में 9 चीन के नागरिक और 2 पाकिस्तानी सैनिक भी शामिल हैं। चीन ने इस हमले पर नाराजगी जताई और पाकिस्तान से इसकी जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। क्योंकि कामगारों से भरी बस में यह धमाका चीन की एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास हुआ। वहां से घटना के बाद की कुछ तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें एक तस्वीर में वो बस नदी में गिरी हुई दिखाई दी, जबकि राहत और बचाव दल के लोग धमाके में मारे गए लोगों और घायलों को उस बस से निकालते दिखे, जिन्हें बाद में अस्पताल पहुंचा दिया गया। इस काम में एक हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। तहकीकात जारी है कि इसकी असल वजह क्या थी। पुलिस वहाँ पे मौके पे मौजूद है। इस हमले की खबर जैसे ही चीन पहुंची, वहाँ हड़कंप मच गया और पाकिस्तान से इस धमाके पर जवाब तलब कर लिया गया। 对巴基斯坦开普省发生炸弹袭击，造成中方人员伤亡。 बताया गया कि घटना के वक्त बस में 36 लोग सवार थे। मध्य प्रदेश के सीहोर में कांग्रेस की महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के लिए सभी कार्यकर्ता सीहोर के बस अड्डे के पास जुटी और वहां सड़क के किनारे एक चूल्हा लगाकर उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। तेल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों का विरोध जताने के लिए लकड़ी के उस चूल्हे पर सब्जी बनाई गई। जब सब्जी पक गई तो वहीं पर रोटियां भी बनाई गईं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार से बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने की भी अपील की।
मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर बड़ा फैसला लिया और उसे फिर बहाल कर दिया। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते पर लगी रोक हटा दी और इसे 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया। ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2021 से लागू होगा, जिसका फायदा 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन धारकों को मिलेगा। सरकार ने कोरोना के कारण पिछले साल जनवरी से इसे बंद कर दिया था। भूपेश बघेल में जनसंख्या नियंत्रण के बहाने भी बीजेपी पर हमला बोला। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी को घेरा। उन्होंने 70 के दशक में चलाए गए नसबंदी कार्यक्रम का जिक्र करते हुए यह हमला किया। यही भारतीय जनता पार्टी है, जब नसबंदी का कार्यक्रम चला था तो ये लोग विरोध किए थे, जिसके बाद बीजेपी ने बिना देर किए भूपेश बघेल को जवाब दिया। 70 के दशक में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना ही नहीं हुई थी। अध्ययन कर ले इतिहास का। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा की इजाजत देने पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। अब इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी। पटना में कई जगह कांग्रेस नेता संजीव कुमार सिंह के पोस्टर लगाए गए, जिनमें उन्हें देश का अगला प्रधानमंत्री बनाने की मांग की गई। तस्वीर पटना के बोरिंग रोड का है। इस पर साफ तौर पर लिखा गया है कि भारत का अगला प्रधानमंत्री संजीव कुमार सिंह को बनाएं। खबर है कि राहुल गांधी रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक बीच में ही छोड़कर चले गए। बताया गया कि इस बैठक में रक्षा मामलों पर चर्चा होनी थी, लेकिन राहुल गांधी बॉर्डर के मुद्दे पर भी चर्चा चाहते थे। राहुल गांधी के जाने के बाद समिति में शामिल कांग्रेस के दूसरे सदस्य भी बैठक से चले गए। रांची में रमेश बैस ने झारखंड के नए राज्यपाल के तौर पर शपथ ली। मेरा एकमात्र उद्देश्य होगा यहाँ की जनता की सुख सुविधाओं को ध्यान देना। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में रेलवे ट्रैक के ऊपर देश का पहला 5 स्टार होटल बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जुलाई को गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन के ऊपर बने इस होटल का उद्घाटन करेंगे, जिसमें 300 से भी ज्यादा कमरे और 3 बड़े रेस्टोरेंट भी बनाए गए। खास बात यह कि इस होटल के नीचे ट्रेनें चलेंगी, क्योंकि ये पटरियों पर ही बना है। ये 5 सितारा होटल गांधीनगर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल ऊपर बनी हुई है। 318 कमरे वाली 5 सितारा होटल है ये। दावा किया गया कि इस 5 स्टार होटल में रेल यात्रियों के साथ ही दूसरे लोगों के लिए भी कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं। यहाँ पर पैसेंजर्स की सुविधा के लिए बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इस खास होटल में बने एक रेस्टोरेंट को रेल के डिब्बे की थीम पर बनाया गया है, जहां खाने के साथ ट्रेन में बैठे होने का एहसास किया जा सकता है। खूबसूरती बढ़ाने के लिए होटल की दीवारों पर अलग अलग तरह की पेंटिंग की गई है। यही नहीं, रात में तो इस होटल की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। रंग बिरंगी रोशनी रेलवे ट्रैक पर बने इस होटल को और खास बना देती है। हिमाचल के चंबा में मिट्टी खोदने वाली एक मशीन गहरी खाई में गिर गई। बताया गया कि सड़क का एक हिस्सा धंस गया था, जिसके बाद ये मशीन उसमें फंस गई। इस दौरान चट्टान खिसक गई और ये मशीन गिरती हुई रावी नदी में जा गिरी। गनीमत ये रही कि उस वक्त मिट्टी खोदने वाली इस मशीन में कोई नहीं था। हिमाचल के चंबा में मिट्टी खोदने वाली एक मशीन गहरी खाई में गिर गई। देखिए किस तरह से ये ऊपर से नीचे लुढ़कती हुई आई और फिर खाई में जा गिरी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बीती रात आतंकियों से शुरू हुई मुठभेड़ सुबह तक चली, जिसमें 3 आतंकी ढेर हो गए। ढेर हुए आतंकियों में एक लश्कर का कमांडर भी शामिल है, जिसके छिपे होने की खबर पुलिस को रात में ही मिल गई थी। घेराबंदी शुरू करने के बाद सुरक्षा बल ने आम नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। सिविलियन बीच में फंसे हुए थे, इसलिए हम ऑपरेशन को रोक दिए। सिविलियन को पहले इवैक्यूएट किए वहां से, फिर आज अर्ली मॉर्निंग में इनकाउंटर रिज्यूम हुआ। सुबह होते ही मुठभेड़ शुरू हो गई। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी की आवाज से इलाका थर्रा उठा। लंबी मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। 3 टेररिस्ट मारे गए। एक पाकिस्तानी एजाज, जिसको अबू हुरैरा बोलते हैं, का बहुत पुराना कमांडर यहाँ पर श्रीनगर पुलवामा में एक्टिव था, वो मारा गया और 2 लोकल टेररिस्ट मारा गया। मुठभेड़ खत्म होने के बाद काफी देर तक इलाके में तलाशी अभियान चलता रहा। लेकिन सुरक्षा बल के लिए ये बड़ी कामयाबी इसलिए है क्योंकि इस साल जम्मू कश्मीर में मारे गए आतंकियों की गिनती 77 पर पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से आतंकी संगठनों की कमर टूट गई। महज जुलाई में ही सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर से 16 आतंकियों का सफाया कर चुके हैं, जबकि अभी आधा महीना भी नहीं बीता है। पहले 2 जुलाई को पुलवामा में हुई मुठभेड़ में 5 आतंकियों को ढेर किया गया। उसके बाद 7 जुलाई को 3 मुठभेड़ हुई, जिनमें पहली मुठभेड़ हंदवाड़ा में हुई, जिसमें हिज्ब का टॉप कमांडर ढेर हुआ। 7 जुलाई को दूसरी मुठभेड़ पुलवामा में हुई, जिसमें 2 आतंकियों को ढेर किया गया।
जबकि तीसरी मुठभेड़ उसी दिन कुलगाम में हुई, जिसमें 2 आतंकियों को मार गिराया गया। 10 जुलाई को अनंतनाग में सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों का खात्मा किया और अब 14 जुलाई को 3 आतंकियों का अंत हुआ, जिनमें एक लश्कर का टॉप कमांडर भी। लखनऊ से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में यूपी एटीएस के हाथ चौंकाने वाली जानकारी लगी है। संदिग्ध आतंकियों की बकरीद से पहले लखनऊ के अमीनाबाद बाजार और हनुमान सेतु मंदिर पर हमला की योजना थी, जिसके लिए पकड़े गए संदिग्धों ने पिछले साल इन इलाकों की रैकी भी की थी। यूपी एटीएस ने अलकायदा के पकड़े गए 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद जांच को बेहद तेज कर दिया गया है। साथ ही उनके साथियों की धरपकड़ भी तेज कर दी गई है। यूपी एटीएस के मुताबिक इन आतंकियों के निशाने पर जो शहर थे, जिन शहरों पर इन्होंने निशाना बनाने की ठानी थी, वहां भी एहतियात बरते जा रहे हैं। इसके साथ ही 15 अगस्त के पहले ये आतंकी यूपी के कई शहरों में बकरीद से पहले भी विस्फोट करने की साजिश रच रहे थे। उत्तर प्रदेश को आतंकी धमाकों से दहलाने की साजिश रचने के आरोपी मिनहाज अहमद और मसरुद्दीन मुशीर से यूपी एटीएस को जो जानकारियां मिली हैं, उसने जांच एजेंसी को सकते में डाल दिया है। बताया जा रहा है कि अलकायदा के इन संदिग्ध आतंकियों ने धमाके के जरिए नफरत और हिंसा की फुल प्रूफ साजिश रची थी। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर नफरत भड़काने के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों थे, इसलिए आतंकियों ने बकरीद से पहले धमाकों की साजिश रची थी। बकरीद पर धमाकों में मदद के लिए कश्मीर से आतंकियों के 2 कमांडरों को भी आना था। बकरीद पर धमाके के लिए अमीनाबाद बाजार और हनुमान सेतु की रेकी की गई थी। इन दोनों जगहों पर ई रिक्शा में प्रेशर कुकर बम से धमाके की साजिश थी। पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों ने कश्मीरी आतंकी तौकीद और मूसा के इशारे पर बम बनाने की बात कबूल की है। इसके लिए कानपुर और लखनऊ से बारूद और हथियार जुटाए थे। बम किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब नहीं देखता, और जो लोग इस प्रकार की सुरक्षा में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के मंसूबों को पूरी तरह ध्वस्त करने की आवश्यकता है। यह विकास तभी सार्थक है जब हर व्यक्ति सुरक्षित रहेगा, और इसलिए सरकार ने पहले दिन से इस बारे में कहा कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे। बताया गया कि इससे पहले स्वतंत्रता दिवस के आसपास भी धमाकों से राज्यों को दहलाने की साजिश रचने का आरोप दोनों संदिग्ध कबूल कर चुके हैं। गिरफ्तारी के बाद दोनों संदिग्धों ने अयोध्या, काशी और मथुरा सहित कई और धार्मिक स्थलों पर सीरियल ब्लास्ट की तैयारी का दावा किया था। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है, परत दर परत साजिश से पर्दा उठता जा रहा है। गिरफ्तार आतंकियों का आरोप है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में उन्होंने जनवरी में ही रेकी कर ली थी और लखनऊ और कानपुर के कई नाम भी बताए हैं, जिनकी अभी यूपी एटीएस तलाश कर रही है। साजिश के एक एक तार को जोड़ने के लिए एटीएस की टीम ने दोनों संदिग्ध आतंकियों को कानपुर ले जाने की तैयारी की। कानपुर में दोनों को इनकी बताई जगहों पर ले जाने की तैयारी की गई, जिनमें मदरसा कॉलेज और बेगमगंज प्रमुख हैं। बताया गया कि आतंकी होने के आरोपी मिनहाज अहमद ने कानपुर के चमनगंज से एक आदमी से पिस्तौल खरीदी थी। इसके अलावा कश्मीर के रहने वाले तौहीद के बैंक खाते में मिनहाज ने रकम भी भेजी थी। मिनहाज अहमद टेलीग्राम ऐप पर कश्मीर के मूसा और तौहीद से भी जुड़ा था। एटीएस आरोपियों को विस्फोटक खरीदने वाले स्थानों पर भी ले जाएगी, ताकि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। कानपुर से आतंक की कड़ियां धीरे धीरे जुड़ती जा रही हैं। बताया जा रहा है कि संदिग्ध आतंकी मोबाइल के जरिए कानपुर के कई लोगों के संपर्क में थे। यहां की एक बस्ती की 2 महिलाओं पर भी संदिग्ध आतंकियों की मददगार होने का शक है। इन संदिग्ध महिलाओं की तलाश में एटीएस की टीम ने छापा मारा, लेकिन दोनों फरार हो चुकी थी। बताया गया कि कानपुर से जो महिलाएं एटीएस से बचने के लिए भाग गई हैं, उन्हें मानव बम बनने की ट्रेनिंग दी गई थी। कानपुर और लखनऊ की करीब 12 महिलाओं को मानव बम बनाने की ट्रेनिंग मिलने का शक है। ये सभी महिलाएं बीते 1 महीने से आतंकियों के संपर्क में थीं। आरोप तो ये भी है कि अंसार गजवतुल हिंद का हैंडलर उमर हलमंडी इन महिलाओं से मिल चुका था। एटीएस ने बड़ा काम किया है और उस खुलासे से बहुत और लिंक मिल रहे हैं, अन्य शहरों के भी मिल रहे हैं, उसमें भी छापे पड़ रहे हैं और लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। उसमें आज भी एक बड़ा, जैसे आपने बताया, तो ये साफ है कि ये एक बड़ी षड्यंत्र था। मिनहाज अहमद और मसरुद्दीन मुशीर को 11 जुलाई को लखनऊ के काकोरी से गिरफ्तार किया गया था और अभी दोनों आरोपी 14 दिन के लिए एटीएस की हिरासत में हैं। मुशीर की निशानदेही पर एटीएस ने लखनऊ के बुद्धा पार्क से एक और संदिग्ध को पकड़ा है। बताया गया कि संदिग्ध का नाम शकील है, जो ई रिक्शा चलाता है। चूंकि संदिग्ध आतंकियों ने ई रिक्शा से धमाके को अंजाम देने की साजिश रची थी, इसलिए इससे पूछताछ में और जानकारी मिलने का अनुमान है। इस बीच
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एनआईए की टीम भी लखनऊ पहुंच गई है। स्पेशल सेल और एनआईए की टीम भी गिरफ्तार किए गए दोनों संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ करेगी। जैसे जैसे यूपी एटीएस आतंकियों से पूछताछ कर रही है, एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि इन आतंकियों के तार कश्मीर से भी जुड़े नजर आ रहे हैं। साथ ही इनके कई मददगारों के नाम भी सामने आए हैं। चूंकि ये आतंकी अलकायदा से जुड़े बताए जा रहे हैं और ये मानव बम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लिहाजा जांच एजेंसियां एक एक कदम फूंक कर रखें ताकि जांच में कोई गुंजाइश न रह जाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को सभी दलों की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में सोमवार से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र पर चर्चा होगी। महाराष्ट्र साइबर सेल ने ओटीटी यानी ऑनलाइन मनोरंजन के कार्यक्रम दिखाने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म को हैक कर पायरेसी रैकेट चलाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। वाईकॉम 18 के ओटीटी प्लेटफॉर्म वूट ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। महाराष्ट्र साइबर ने ये पूरा इन्वेस्टिगेशन, उसका टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करके हैदराबाद से एक व्यक्ति को भारत और जापान की सैकड़ों साल पुरानी दोस्ती को प्रतीक रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में बनकर तैयार हो गया है। 186 करोड़ रुपए की लागत से बने सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कार्यक्रम के दौरान नई दिल्ली स्थित जापानी दूतावास के अधिकारी मौजूद रहेंगे, जिसके बाद पीएम मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर परिसर में रुद्राक्ष का पौधा भी लगाएंगे, जिसे कोलकाता से मंगवाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं और इस दरमियान वो वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी पहुंचेंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। सबसे खास बात है कि इस कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथ से रुद्राक्ष के पेड़ को लगाएंगे और उस पेड़ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कलकत्ता से ये पेड़ मंगाया गया है और यहाँ 5 पौधे पूरे तैयार, जो लगभग 6 फीट इसकी ऊंचाई आप देख रहे होंगे और पूरी तरीके से तैयार ये पेड़ है। और इसी पेड़ को प्रधानमंत्री अपने हाथों से 15 जुलाई को काशी के रुद्राक्ष सेंटर में लगाएंगे। और इन फलों में मैं आपको जो बीज होती हैं, जो रुद्राक्ष के बीज हैं, वो भी दिखाऊंगा ये एक्सक्लूसिव कि बाकायदा जो बीज लगभग लग चुके हैं वो पेड़ यहाँ से मंगवाए गए हैं। तो ये काशी को सबसे बड़ा सौगात मिलने जा रहा है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का जो भारतीय बनारस और जापान की संस्कृति को तो दर्शाएगा ही और साथ में यहाँ की संस्कृति को पूरे विश्व के पटल पर पहुँचाएगा। तो काशी का ये रुद्राक्ष सेंटर वाकई बेहतरीन है। काशी वासियों के लिए एक बड़ी सौगात बनारस में ये होगी और उसका एक इतिहास, उसका एक गवाह बनेगा ये रुद्राक्ष का पेड़। रूस के एक शहर से डराने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक होटल में धमाका होने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि इस धमाके में एक आदमी की मौत हो गई जबकि 5 घायल हो गए, जिसके बाद पूरे होटल को खाली करवा लिया गया। क्योंकि धमाके ने भारी तबाही मचा दी। सामने आई तस्वीर में होटल के बाहर ढेर सारा मलबा नजर आया, जिसमें विस्फोट की वजह से नष्ट हुई चीजें टूटी फूटी हालत में बिखरी पड़ी मिली। इस दौरान बचाव कर्मी मलबा हटाने के काम में लगे दिखे। अचानक हुए धमाके ने होटल के अंदर के सामान को नुकसान तो पहुंचाया ही, बाहर खड़ी गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गईं। एक गाड़ी तो पूरी तरह से जली नजर आई, तो वहीं एक और कार भारी भरकम मलबे के नीचे दबी दिखी। मामले की तफ्तीश के लिए जांच अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जो मलबे का जायजा लेते नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे की तैयारियां पूरी हो गई हैं। वाराणसी के घाटों पर स्मार्ट बोर्ड लगाए जा रहे हैं, जो पर्यटकों को घाटों का महत्व बताएंगे। खास बात यह है कि स्मार्ट बोर्ड में QR कोड भी दिया जाएगा, जिसे स्कैन करने के बाद ये पूरी जानकारी दे देगा। पीएम मोदी आज इन स्मार्ट बोर्ड का भी उद्घाटन करेंगे। काशी में यहाँ देश दुनिया से पर्यटक आते हैं। यहाँ के घाटों के इतिहास और महत्व जानने के लिए अब उनको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। इनको मात्र ये साइनेज एक क्लिक में पूरी की पूरी कहानी बता देगा। वाराणसी में पीएम मोदी के आगमन को लेकर के तैयारियां चल रही हैं। पीएम मोदी कई योजनाएं और कई सौगात इस बार बनारस को देने वाले हैं। उन्हीं सौगातों में से ये साइनेज बोर्ड है। इस साइनेज बोर्ड में आप देख रहे होंगे सभी घाटों के नाम दिए गए हैं। लगभग 80 घाटों के नाम इस पूरे साइनेज बोर्ड में दिए गए हैं, शीतला घाट से लेकर के, जिसमें राजघाट और 80 घाट भी शामिल है। तो इन घाटों के जरिए जो पर्यटक आएंगे वो इस पे लगे हुए QR कोड से घाटों के किस्से, घाटों की कहानियाँ और घाटों के महत्व मात्र एक क्लिक से जान जाएंगे। तो
कहने की बात यह है कि ये स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट सिटी की ये स्मार्ट बोर्ड पूरे घाटों की कहानी किससे बयां करेगी। इससे पर्यटकों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि पर्यटक जब यहाँ आते हैं तो उन्हें एक गाइड चाहते हैं या फिर कोई जो घाटों की जो कहानियाँ हैं उसको जानने के लिए उत्सुकता होती है, लेकिन बहुत कम लोग बता पाते, इसके लिए उनको भटकना पड़ता है। लेकिन अब ये बोर्ड पूरी कहानी बयां करेगा और कहीं पर्यटकों को भटकना नहीं पड़ेगा। तो ये जो बोर्ड है अपने आप में एक बड़ी सौगात है जो पीएम नरेंद्र मोदी अपने वाराणसी आगमन पर देने जा रहे हैं। 5 करोड़ के लागत से ये बोर्ड सभी 84 घाटों पर लगाए गए हैं। हालांकि यहाँ पे ये जो बोर्ड लग रहा है इसी का उद्घाटन भी करेंगे नरेंद्र मोदी और इस पर 84 घाट दिए गए और इसी तरीके के पूरे बोर्ड वाराणसी के 84 घाटों पर लगाए जा रहे हैं और सभी बोर्ड पर एक QR कोड दिया जाएगा और उसी QR कोड घाटों की पूरी कहानी बयां करेगा। दिल्ली हिंसा से जुड़े एक मामले में राजधानी की कड़कड़नुमा कोर्ट ने पुलिस को जबरदस्त फटकार लगाई और उस पर जुर्माना भी लगा दिया। न्यूज़ 18 के अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट है कि कड़कड़नुमा कोर्ट ने पिछले साल फरवरी में हुई हिंसा के एक मामले में सुनवाई की और दिल्ली पुलिस पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह साफ किया कि पुलिस ने इस मामले में अपना काम सही तरीके से नहीं किया और जांच में ढिलाई बरती। यही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले को देखने के बाद ऐसा लगता है कि पुलिस ही आरोपियों को बचाने का काम कर रही थी। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों की जांच सही तरीके से होनी चाहिए। यह मामला यहां तक तब पहुंचा जब मोहम्मद नासिर नाम के एक शख्स ने दिल्ली दंगों के दौरान अपने 6 पड़ोसियों के खिलाफ गोली मारने की शिकायत की थी, लेकिन उसका आरोप है कि पुलिस ने केस की जांच किए बिना ही उसे किसी दूसरे मामले से जोड़ दिया, जिसके बाद मोहम्मद नासिर को पुलिस की शिकायत न दर्ज करने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। दिल्ली में एक और मार्केट को बंद किया गया। दिल्ली के लाजपत नगर इलाके के गढ़ी मार्केट को प्रशासन ने शुक्रवार तक के लिए बंद करवा दिया। वहां कोरोना नियमों की अनदेखी की वजह से यह कार्रवाई की गई। खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की बैठक में नए मंत्रियों को पूरी तैयारी के साथ संसद की कार्यवाही में शामिल होने को कहा। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 करने का फैसला लिया। कोरोना खतरे की वजह से राज्य सरकार ने यह कदम उठाया। 60 इयर्स पर्यंतचं रिटायरमेंटचं वय असायचं आणि क्लिनिकलला 62 पर्यंत हे वय होतं। दिल्ली पुलिस ने मोहन गार्डन इलाके में हुई एक बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला सुलझाने का दावा किया। इस मामले में पुलिस ने मारी गई महिला के पड़ोस में रहने वाले एक दंपति को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि इन दोनों ने पैसों के लेन देन के झगड़े में उसकी हत्या की थी। दिल्ली और हरियाणा में पानी के मुद्दे पर जारी तकरार के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बयान पर आम आदमी पार्टी भड़क गई। एक दिन पहले मनोहर लाल खट्टर ने इस मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा था। कोई बात समझ में नहीं आया हरियाणा पर, अरे नहीं दिल्ली संभलती, हरियाणा को दो तो हम दिल्ली को भी संभाल लेंगे। आम आदमी पार्टी ने इस बयान के बहाने बीजेपी पर हमला बोल दिया। नगर निगम के चुनावों को देखते हुए हरियाणा की भाजपा सरकार ने दिल्ली के लोगों को 15 दिन तक प्यास के कारण दुखी रखा। अमेरिका के मिशिगन में पेट्रोल और डीजल लेकर जा रहे एक टैंकर में आग लग गई। ये कंक्रीट बैरियर से टकराया और उसके बाद उसमें भीषण आग लग गई, जिसके बाद उसमें से ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी। इतना ही नहीं, इलाके में धुएं का गुबार छा गया। जिस वक्त इस टैंकर में आग लगी उसमें 53,000 लीटर तेल था और हाईवे से कई गाड़ियां भी गुजर रही थी जो टैंकर में आग लगने के बाद अपनी जगह पर रुक गई। पुलिस के मुताबिक सिर्फ टैंकर ड्राइवर को हल्की चोटें आई हैं। दिल्ली के रोहिणी इलाके में पानी के मुद्दे पर बीजेपी ने मंत्री सत्येंद्र जैन का विरोध किया। पार्टी का आरोप है कि इस इलाके में लंबे वक्त से पीने के पानी का गंभीर संकट बना हुआ है, जिसके विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के जल मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सत्येंद्र जैन वहां एक कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंचे थे और इसी बीच बीजेपी के लोग वहां खाली मटकों के साथ प्रदर्शन करने पहुंच गए। उन्होंने काले झंडे लहराते हुए वहां खूब नारे भी लगाए। इसके साथ ही बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर लोगों से झूठे वादे करने का आरोप लगा दिया। हम सब ये पूछते हैं कि वो ये एडवर्टाइजमेंट की राजनीति कब छोड़ेंगे, कब वो दिल्ली की जनता के लिए काम करना शुरू करेंगे। इस प्रदर्शन के दौरान ही आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरह ही वहां नारे लगाने शुरू कर दिए। इस नारेबाजी से दोनों दलों के बीच टकराव के हालात बन गए। हालांकि वहां मौजूद पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को भिड़ने से पहले ही अलग कर दिया।
हैदराबाद में हुई भारी बारिश के बाद बाजार और रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। कई इलाकों में तो लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। लोग अपनी दुकानों और घरों से बारिश का पानी बाहर निकालते हुए दिखाई दिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। घरों के बाहर खड़ी मोटरसाइकिलें पानी में आधी डूबी हुई नजर आई। महाराष्ट्र के नागपुर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां गहनों की एक दुकान में लूट हो गई, जिसमें शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वो बदमाश वहां ग्राहक बनकर पहुंचे थे, जो मौका मिलते ही अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने उस दुकान के मालिक को बंधक बना लिया और पिस्तौल दिखाकर लूटपाट की। सामने आए वीडियो में भी साफ दिखा कि दुकान में 2 लोग गहने खरीदने पहुंचे, तभी उनका तीसरा साथी वहां पहुंच गया और उसने दुकानदार पर पिस्टल तान दी। बस इतने में जो लोग ग्राहक बनकर वहां पहुंचे थे, उनमें एक काउंटर के दूसरी तरफ चला गया और दूसरे ने दुकानदार को पकड़ लिया। दुकानदार के पास पहुंचे बदमाश ने अपने बैग से टेप निकाली और उसे दुकानदार के मुंह पर चिपका दिया, लेकिन उस दुकानदार ने भी हिम्मत नहीं हारी। वो तीनों बदमाशों का लगातार सामना करता रहा। वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता दिखा, लेकिन वो 3 थे और वो 1। वहां गहनों की लूट भी होती रही और दुकानदार से मारपीट भी। गहनों से अपनी जेब और बैग भरने के बाद तीनों बदमाश वहां से बाहर निकले। बताया गया कि वो दुकान के बाहर इंतजार कर रहे अपने चौथे साथी के साथ वहां से फरार हो गए। उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जहां 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में जमकर पथराव हुआ और देखते ही देखते ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि सड़क पर मौजूद दोनों तरफ के लोगों ने एक दूसरे पर पत्थरों की बौछार शुरू कर दी। दावा है कि विवाद पैसे के लेन देन का था, जिसके बाद दोनों ओर से जोरदार पत्थरबाजी हुई। वीडियो वहां मौजूद किसी शख्स ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और बताया गया कि एक आदमी इस पत्थरबाजी में बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे बाद में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।